अच्छा, पहली बात तो ये है कि आप लोग के मैंने फाइनल पेपर्स वगैरह चेक करना स्टार्ट किए थे, तो अच्छा है, काफ़ी लोगों ने सही की चीज़ें। तो खुशी है कि भाई ये कम से कम ये जो चीज़ पढ़ाई थी वो चीज़ आप लोगों ने उस चीज़ को समझा है, उस चीज़ को किया है। तो अभी रिजल्ट फाइनलाइज नहीं किए, रिजल्ट्स मैं अभी थोड़े दिन, 1-2 दिन में फाइनलाइज करूँगा। बाकी है कि कुछ कुछ लोगों के मैंने गो थ्रू किए हैं तो मुझे सेटिस्फैक्ट्री लगी परफॉर्मेंस, तो गुड। बाकी इसके अलावा ये है कि लैब के जो सबमिशन असल में हुआ ये है कि जो सेशनल मार्क्स की जो डेडलाइन होती है हमारी, वो 15 मई तक हो गई है। 15 मई मतलब कि एक हफ्ते के बाद तक, तो एक हफ्ते बाद तक मैं का टाइम है मेरे पास नंबर को फाइनलाइज करने का। इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ और आप लोगों को भी टाइम दे रहा हूँ, ताकि आप लोग भी जो है ना आराम से अपना जो भी लैब्स वगैरह रह गई वो जमा करवा दें। तो लैब्स का मैंने इस तरीके से सोचा है कि इतवार को संडे की रात 12 बजे तक लैब्स का टाइम रखूँगा, जिसकी जो लैब रह गई है फिर उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। बस संडे की रात तक का होगा ये सारा मामला। उसके बाद क्योंकि फिर मैं चेकिंग स्टार्ट करूँगा, तो फिर मैं बीच बीच में जो है ना वो लुक में बड़ा, मतलब लुक में जो है मेरे को बड़ा तंग करते हैं कि भाई सर ये कर दें वो कर दें। इसलिए इतवार की रात को 12 बजे तक आपके पास टाइम होगा लैब्स। और इसके अलावा जो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सीपी हमारे जमा नहीं हुए, तो सीपी का टाइम भी 12 बजे के 12 बजे तक का हो। बाकी जहाँ तक रही बात आपकी लैब की प्रोजेक्ट की वाइवास की, तो वाइवास इंशाल्लाह मैं कल से ऑनवर्ड जो है ना फिर वो लेना शुरू कर रहा हूँ। 2-2, 3-3, 4-4 ग्रुप्स जो अवेलेबल हैं, जिस टाइम पे अवेलेबल हैं मैं कोऑर्डिनेट कर लूँगा किसी एक ग्रुप, और उसके बाद जो ग्रुप लीडर है वो मुझे मुझे बता देगा कि मेरे ये ग्रुप मेंबर्स हैं और इस टाइम पे हम फ्री हैं, इस टाइम पे हम अवेलेबल हैं, आप इस टाइम पे हमारा वाइवा ले लें। तो ये इफ्तारी के बाद भी हो सकता है, इफ्तारी के पहले भी हो सकता है, जो जिस टाइम पे सूटेबल होगा। और वाइवा जो है वो रिकॉर्डेड होंगे सारे, ताकि आप लोग भी बाद में कोई चीज़ क्लेम, अगर कोई मार्क्स का मसला हो तो आप लोग भी कोई क्लेम आप लोग देख सकें, भाई हमारी ये गलतियाँ थी, ये इशू था, और वाइस वर्सा केस के मैं भी देख सकूँ उसको। सही। तो ये सारा मामला जो थे वो लैब मैनुअल्स की थे, लैब के थे और सीपी के थे और लैब वाइवा के थे। बाकी फाइनल पेपर्स इंशाल्लाह मैं चेक करके आपको जल्दी जल्द से जल्द जो है वो सारी चीज़ें बता दूँ। सही। मेरे ख्याल से काफ़ी लोग आ गए हैं, तो हम अपनी लैब स्टार्ट करते हैं। मैं साथ साथ अपनी स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ ताकि वो आपको आसानी हो। ठीक है, स्क्रीन सबको नज़र आ रही है? स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? लैब्स नज़र आ रही है? लैब 30 नज़र आ रही है? सही है, ठीक है। अच्छा भाई, लैब स्टार्ट कर रहे हैं। आज की जो लैब नंबर 13 है, दैट इज़ वेरी सिंपल लैब, एंड ऐसी लैब है जो आप लोग पहले सारी चीज़ें कर चुके हैं। ठीक है। हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकाल चुके हैं। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमें ये बात पता है कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कुछ ऐसा होता है किसी भी सर्किट का, जहाँ पर मेरे पास एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब ये कि फ्रीक्वेंसी मेरे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और गेन जो है मेरे पास जो डेसिबल्स में आ रहा होता है, दैट इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी, और वो डिपेंड कर रहा है किस पे? फ्रीक्वेंसी पे। अगर मैंने सप्लाई की या इनपुट की फ्रीक्वेंसी को बहुत कम रखा हुआ है, तब भी मेरे पास एक ऑप्टिमम गेन अचीव नहीं हो रहा। और अगर मैंने फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रखी हुई है, तब भी मेरे पास एक ऑप्टिमम गेन जो है वो अचीव नहीं हो पा रहा। बट ये कि गेन एक सर्टन बैंड के दरमियान, F1 से लेकर F2 के दरमियान जो है वो अपना एक ऑप्टिमम वैल्यू या एक ऑप्टिमम गेन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आप लोगों ने मल्टीसिम पे भी किया होगा, और ये चीज़ जो है आप लोग क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो फ़र्क क्या है आज की लैब में, क्या ऐसे डिफरेंट है जो हम लोगों की नई नई लैब बनानी पड़ी? अच्छा, आज की लैब में डिफरेंट ये है कि आज हम पढ़ेंगे एक ख़ास किस्म के एम्पलीफायर, जिसको हम कहते हैं कैस्कोड एम्पलीफायर। क्या कहते हैं? कैस्कोड एम्पलीफायर। अच्छा, इससे मिलता जुलता एक लफ्ज़ हमने पहले पढ़ा है जिसको हम कहते हैं कैस्केड एम्पलीफायर, जो हमने प्रीवियस लैब में पढ़ा कि भाई जो अगर मैं एक से ज़्यादा एम्पलीफायर आपस में सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ, तो वो मेरे पास क्या क्या कहानी थी? वो मेरे पास था कैस्केड एम्पलीफायर। सही है। तो कैस्केड में और कैस्कोड में जो डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे भाई कि डिफरेंस क्या होता है दोनों के दरमियान। बट ये है कि जो आज की लैब का जो हमें फोकस करना है वो हमें करना है कैस्कोड एम्पलीफायर पे।
और कैस्कोड एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो मल्टीसिम पे देखना है। कैस्कोड एम्पलीफायर को समझाने के लिए मैंने एक इमेज आपके सामने शेयर करूंगा जो आप लोगों को अब समझ आएगी, इससे आपको ज़्यादा समझ आएगी कि भाई हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। सही है, इसको मैं एक मिनट रुकिएगा। एक मैं इमेज शेयर करना चाह रहा हूँ जिससे आपको जो है ना कैस्कोड और कैस्केड की चीज़ें जो है ना तो थोड़ा बेहतर समझ आ जाएंगी, मगर वो चीज़ कहाँ चली गई। आ रही नजर आपको? स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को सारी जो जो क्लास में है? सही है। अच्छा, अब ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पर दो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं। एक को हम कह रहे हैं कैस्कोडिंग एम्पलीफायर और एक को हम कह रहे हैं कैस्केडिंग एम्पलीफायर। तो कैस्केडिंग एम्पलीफायर तो हम लोगों ने प्रीवियसली लैब में पढ़ा हुआ है। तो इसके अंदर और कैस्कोडिंग के अंदर फर्क क्या है? कैस्केडिंग के अंदर होता ये है कि जितने भी आपके पास सिस्टम के अंदर ट्रांजिस्टर्स मौजूद हैं, जितने भी आपके पास सिस्टम के अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं, वो सारे के सारे हॉरिजॉन्टली चेंड किए जाते हैं। मतलब ये है कि इनको आपस में मैंने कनेक्ट तो किया हुआ है, बट ये सारे के सारे हॉरिजॉन्टली आपस में कनेक्टेड हैं। सही, हॉरिजॉन्टली से क्या मुराद है? हॉरिजॉन्टली से मुराद ये है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ये मेरे पास एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, तो ये इसका कलेक्टर नेक्स्ट वाले के बेस में लगा हुआ है। इस तरीके से सेकंड वाले के कलेक्टर नेक्स्ट वाले के बेस में लगा हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल चेन्ड कनेक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं? कैस्केडिंग एम्पलीफायर भी कहते हैं। अगर मैं इसके बरक्स जो दूसरी कनेक्शन देखूं जो हमें आज की लैब में स्टडी करनी है, इसको हम कह रहे हैं कैस्कोडिंग एम्पलीफायर। तो कैस्कोडिंग एम्पलीफायर बेसिकली वर्टिकल कनेक्शंस को कहते हैं कि जब आपके पास ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो आपस में वर्टिकली कनेक्ट किए गए। सही, वर्टिकली कनेक्ट करने से क्या होगा कि इसका जो इमिटर है वो नेक्स्ट वाले के कलेक्टर में जा रहा है और इसकी बेस पर हम क्या कर रहे हैं? बेस पर वोल्टेज डिवाइडर की मदद से हम लोग यहाँ पर डिफरेंट वोल्टेजेस जो हैं वो इसकी बेस को प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्रांजिस्टर मेरे पास करंट कंट्रोल होता है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों से फाइनल एग्जाम में भी सवाल पूछा था कि भाई आप लोग बताएं कि मॉसफेट या मॉसफेट वोल्टेज कंट्रोल है या करंट कंट्रोल है। इसी तरीके से मैंने आपसे ये भी पूछा था कि ट्रांजिस्टर मेरे पास करंट कंट्रोल है या वोल्टेज कंट्रोल है। एमसीक्यूज के आंसर आप लोग आपके सामने उसके वक्त आ गए होंगे फाइनल एग्जाम के। और उसमें एक मसला ये था कि उसमें एक न्यूमेरिकल का सवाल जो था वो असल में मैंने कुछ स्पेसिफाई किया था, बट ये कि आप लोगों ने आंसर ठीक दिए तो उसको मैं कंसिडर कर लूँ। तो ये बेसिकली कैस्कोडिंग और कैस्केडिंग एम्पलीफायर का जो एक बेसिक डिफरेंस है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई कैस्केडिंग में और कैस्कोडिंग में क्या फर्क है। तो कैस्केडिंग के अंदर आपके पास जितने भी ट्रांजिस्टर के लोड्स हैं, ट्रांजिस्टर लोड्स का मतलब है कि ट्रांजिस्टर्स वो आपस में हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है या हॉरिजॉन्टली चेन किए जाते हैं। जबकि जो कैस्कोडिंग वाली बात है, कैस्कोडिंग के अंदर आपके पास जितने भी ट्रांजिस्टर्स हैं वो वर्टिकली स्टैक्ड है या वर्टिकली आपस में कनेक्टेड है। तो आई होप कि कैस्कोडिंग में और कैस्केडिंग का जो डिफरेंस है, जो बेसिक डिफरेंस है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ वापस डॉक्यूमेंट की तरफ। सही, डॉक्यूमेंट मेरा कहाँ गया? डॉक्यूमेंट, एक मिनट रुकिएगा, ये रहा। सही, तो ये बेसिकली हमें हमारी जो लैब है वो खुल गई। तो ये चीज़ हमें करनी है।
तो अब थ्योरी पढ़ते हैं इसकी, द कैस्कोड एम्पलीफायर। अब कैस्कोड एम्पलीफायर हमने पढ़ लिया कि वर्टिकली कनेक्टेड होते हैं सारी चीजें, बट होता क्या है, स्पेसिफिकली क्या होता है? कैस्कोड एम्पलीफायर कंसिस्ट ऑफ अ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर होता है दैट इज इन सीरीज विद कॉमन बेस एम्पलीफायर। इसका मतलब ये कि अगर कोई पूछे आपसे फ्यूचर में कि कैस्कोड क्या होता है, तो कैस्कोड का नाम सुनते ही दो चीजें जहन में आनी चाहिए। पहली चीज ये कि मेरे पास वर्टिकल कनेक्शंस हो रही हैं, दूसरी चीज ये कि कॉमन इमिटर और कॉमन बेस आपस में सीरियली या वर्टिकली कनेक्टेड है। सही। इट इज वन अप्रोच टू सॉल्व द लो इनपुट इम्पीडेंस प्रॉब्लम ऑफ कॉमन बेस एम्पलीफायर। ठीक है। ट्रांजिस्टर Q1 एंड इट्स एसोसिएटेड कंपोनेंट्स ऑपरेट एज अ कॉमन इमिटर। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है। ये कह रहा है कि जो Q1 है, ये वाली BC107 जो लिखा हुआ है यहाँ पे नजर आ रहा है, BC107 Q1 को आपका लैब ये कह रही है कि ट्रांजिस्टर Q1 and its associated components operate as a common emitter amplifier। इसका मतलब ये कि Q1 को अब आपको याद रखना है कि कौन सा है Q1। Q1 is a common emitter amplifier configuration, while हमें वो क्या कह रहे थे, सर्किट ऑफ Q2 फंक्शन एज अ कॉमन बेस आउटपुट स्टेज। सही। तो ये दो बातें इसने यहाँ पर आपके सामने कर दी कि भाई Q1 जो है वो तो कॉमन इमिटर एम्पलीफायर है, और जो Q2 है आपके पास वो है कॉमन बेस। The cascode amplifier gives high input impedance of a। अच्छा, अब कैस्कोड एम्पलीफायर की कुछ खसूसियात बता दी इसने कि भाई जब इसने जाहिर सी बात है दोनों चीजों को आपस में कंबाइन किया, कॉमन इमिटर को और कॉमन बेस को, तो इसने क्या किया, इसने दोनों चीजों की खसूसियात को अपने अंदर खसूसियात और जाहिर सी बात है नेगेटिव पॉइंट्स को भी दोनों अपने अंदर क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। द कैस्कोड एम्पलीफायर गिव्स हाई इनपुट इम्पीडेंस। अब हाई इनपुट इम्पीडेंस क्यों दिया जा रहा है ऑफ अ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर? क्योंकि हमें ये बात ही पता है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, एम्पलीफायर की, तो एम्पलीफायर के अंदर जो तीन खसूसियात थी, कौन कौन सी, कि भाई आपके पास इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज्यादा होनी चाहिए, आउटपुट इम्पीडेंस बहुत कम होनी चाहिए, इसके अलावा गेन भी अच्छा खासा होना चाहिए। तो कैस्कोड बनाने का या कैस्केड बनाने का मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि आप इन तीनों क्वालिटीज को या इन तीनों खसूसियात को किसी ना किसी तरीके से अचीव करें। पहले कैस्केड के जरिए किया, अब उसी को हम कर रहे हैं कैस्कोड के जरिए। सही। वो क्या कह रहे हैं, द कैस्कोड एम्पलीफायर गिव्स द हाई इनपुट इम्पीडेंस ऑफ अ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर एज वेल एज गुड वोल्टेज गेन। ठीक है, वही वाली बात आ गई कि वोल्टेज गेन भी अच्छा है इसका, एंड द फ्रीक्वेंसी परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन बेस सर्किट। ठीक है, यहां तक किसी को कोई सवाल है कैस्कोड के हवाले से तो मुझसे पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज रिलेटेड टू कैस्कोड या कैस्केड या एम्पलीफायर? कोई भी सवाल हो तो पूछ लें, क्योंकि अभी आप लोगों का वाइवा हुआ नहीं है, तो आप लोग उस लिहाज से भी टेंशन फ्री ना हो कि आप लोग सब चीजें, सब कंपोनेंट्स होंगे वाइवा के अंदर। क्योंकि इन सारे सवाल का, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर मॉसफेट्स भी हैं, आपके प्रोजेक्ट के अंदर ट्रांजिस्टर्स भी हैं, तो सवाल हर किस्म के आएंगे। इसलिए वाइवा के जब मैं कर रहा हूँ तो अपने जहन को उस लिहाज से तैयार रखिएगा कि सारे सवाल कहीं से भी पूछ सकते हैं। सही। तो वाइवा के लिए आपने आपको मेंटली जो है ना तैयार रखना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर। तो ये बेसिकली हमने पढ़ लिया कि भाई कैस्कोड एम्पलीफायर के अंदर क्या क्या दो चीज़ें होती हैं, और कैस्कोड एम्पलीफायर आखिर होता क्या है, और कैस्कोड एम्पलीफायर बनाने की ज़रूरत या क्या वजह पड़ गई कि भाई हमें कैस्कोड जो है वो बनाना पड़ेगा। अच्छा भाई, अब ये इसका एक सर्किट डायग्राम जो है आपके सामने बनाया हुआ है, जहाँ पे अभी मेरे पास Q1 जो है as explained previously is a common emitter configuration, whereas ये जो है ये वाला Q2, ये मेरे पास जो है वो क्या है, कॉमन बेस वाला है। ठीक है, यहाँ पे Q1 लिखा हुआ है बट ये है Q2, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये Q1 लिखा हुआ है यहाँ पे बट दिस इज एक्चुअली Q2। सही। तो नहीं, बल्कि इसके अंदर ये जो है ना, ये Q1 जो है दिस इज कॉमन इमिटर एंड दिस Q2 इज कॉमन बेस, क्योंकि इसका बेस हमने कॉमन किया हुआ है। सही। तो इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। तो नीचे वाला है आपका सारी चीजें, दिस इज योर कॉमन इमिटर
एंड दिस इज योर कॉमन बेस, क्योंकि इसके बेस को हमने ग्राउंड किया हुआ या कॉमन किया हुआ। सही, तो इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर लें। ऊपर वाला जो है वो कॉमन बेस है, नीचे वाला जो है वो कॉमन इमिटर है, ये आपस में दोनों में सीरीज में कनेक्ट हो। सही, ये मेरे पास फंक्शन जनरेटर है, ये मेरे पास कपलिंग कैपेसिटर्स लगे हुए हैं C1 C2, ये मेरे पास C3 जो है बाईपास कैपेसिटर लगा हुआ है, बाकी मेरे पास बाइसिंग रजिस्टर लगे हुए हैं, सोर्स लगी हुई है। सही, तो ये सर्किट आपको मल्टीसिम पे इम्प्लीमेंट करना है, और फिर इनपुट की फ्रीक्वेंसी को आपने चेंज करना है। कहाँ पे चेंज करना है? यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी का पॉइंट लगा हुआ है सारा। फ्रीक्वेंसी को आपने 1 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, इस लिहाज से चेंज करते जाना। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, एक कॉल आ रही है, एक मिनट रुकिएगा। सही, तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ ली भाई। इस तरीके से आपने फ्रीक्वेंसीज को वेरी करना शुरू किया, और आउटपुट वोल्टेज आपने मल्टीसिम के ऊपर चेक करना शुरू किया, और इनपुट वोल्टेज ज़ाहिर है आपने कांस्टेंट रखा हुआ है, तो उस लिहाज से आपने गेन किस तरह निकाला? 20 लॉग वी आउट अपॉन वी इन। तो इसको जब आप प्लॉट करेंगे तो आप लोगों के पास कुछ इस तरीके की सूरत हाल आएगी कि भाई अगर फ्रीक्वेंसी बहुत कम रखी हुई है तब भी जो है वो गेन नहीं आ पा रहा, और जब फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा रखा हुआ है तब भी मेरे पास गेन जो है वो अचीव नहीं हो पा रहा। हाँ, मेरे पास एक ऑप्टिमम बैंड है F1 से लेकर F2 तक, जहाँ मेरे पास एक सर्टन गेन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और गेन जो है वो अच्छा आ रहा है। तो जिस तरीके से प्रीवियस लैब आप लोगों ने किया हुआ है वैसे ही चीज़ है। सही, तो ये लैब तो बहुत सिंपल सी। अब मैं पोस्ट लैब के बता रहा हूँ। पोस्ट लैब में आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, कह रहे पोस्ट लैब टास्क 1। अब ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं, व्हाट इज मेंट बाय कैस्कोडिंग? कैस्कोडिंग क्या होती है भाई, बताएं, आंसर दें मुझे चैट पे आके। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैस्कोडिंग? एनीवन? व्हाट इज कैस्कोडिंग? अगर यही सवाल मैं आपसे वाइवा में पूछूंगा तो फिर आप लोग क्या जवाब देंगे? ये याद रहे कि वाइवा जो है वो आपके प्रोजेक्ट पे भी अफेक्ट करेगा और आपके लैब के एग्जाम पे भी अफेक्ट करेगा। तो अभी तक आप लोग फ्री नहीं हुए हर चीज़ से, आपके पास अभी एक मेजर चंक रह गया है, तो इसलिए इसको सीरियस लें। व्हाट इज मेंट बाय कैस्कोडिंग? एनीवन? अभी अभी आप लोगों को बताया कि कैस्कोडिंग बेसिकली क्या होता है। कैस्कोडिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सीरियल कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रांजिस्टर्स। कौन कौन से होते हैं? कॉमन इमिटर और कॉमन बेस। बट वो आपस में क्या होते हैं? वर्टिकली कनेक्टेड होते हैं। तो वर्टिकल कनेक्शन का जिक्र करना बहुत लाजमी है। जी, अनम ने सही जवाब दिया है। वेरी गुड, अनम ने बिल्कुल सही जवाब दिया इसका। गुड। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास कैस्कोडिंग होती है। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं व्हाट इज द ओवरऑल गेन? तो ओवरऑल गेन की जो इक्वेशन है वो आप लोग देख लीजिएगा, नेट पे अवेलेबल है। मैं शेयर भी कर दूंगा आपके साथ कि भाई वो किस तरीके से निकालनी है। फिर एंड में आ रहा है गिव अ कंपैरिजन बिटवीन कैस्केड एंड कैस्कोड। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कंपेयर करें दोनों को, बताएं क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन कैस्केड एंड कैस्कोड एम्पलीफायर, तो डिफरेंस है या नहीं है, या दोनों सेम होते हैं? डिफरेंस बिटवीन कैस्कोड एंड कैस्केड एम्पलीफायर। नो वन?
कॉम्बिनेशन ट्रांजिस्टर वर्टिकल, ठीक है, गुड 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 गुड। गुड, अनम ने सही जवाब दिया इसका, ठीक है। अच्छा, बाकी एक और चीज़ ये है कि आज बच्चे बड़े कम आए लैब के अंदर। बाकी तो इसके अलावा और कोई चीज़ समझाने की है नहीं, आप लोगों से टास्क करें और जमा करवा दें। अ, जो जो आज की लैब में आया है, ये बात सुन लें सारे, जो जो आज की लैब में आया है वो अपना आईडी और नाम मुझे स्काइप पे प्राइवेटली मैसेज करेगा, नॉट इन ग्रुप, ठीक है। उनको मैं कुछ एक बोनस वगैरह दूंगा क्योंकि आप लोगों ने अपना टाइम निकाला और लैब लेने आए। तो जो 7 बच्चे लैब लेने आए उनको मैं बोनस मार्क्स अवार्ड करूंगा। अब वो 1 नंबर भी हो सकता है, 2 नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो वो आपके वाई वाई में जाएंगे सीधे। तो आप लोग एक काम कीजिएगा कि जो लोग आए हैं वो मुझे प्राइवेटली स्काइप पे मैसेज कर दीजिएगा और वही आपकी आज की अटेंडेंस भी हो जाएगी। सही है जी, मैं लैब 13 का ऑप्शन अभी इनेबल कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग जो सारे बच्चे आए हैं आज की क्लास में उनको मैं मुझे प्राइवेटली आप लोग स्काइप पे मैसेज करें अपने नाम और अपनी आईडी। मैं आपको उसी वक्त जो है वो बोनस नंबर जो है वो अपने पास अलॉट कर दूंगा, क्योंकि आप लोग ने अपना टाइम निकाला और आप लोग लैब लेने आए और बाकी लोग जो है अराउंड 25-30 लोग वो लैब लेने आए ही नहीं। सही, तो गुड, आप लोग आए, पार्टिसिपेट किया आप लोगों ने लैब के अंदर, गुड। सर, ड्यू डेट जो है इसकी यासिर अजस, इसकी ड्यू डेट, सब लैब्स की ड्यू डेट जो है वो मैं संडे रात 12 बजे तक कर रहा हूँ सबकी। मगर उसके बाद प्लीज़ मुझसे आप लोग ये मत कीजिएगा मैं एक्सटेंड करूँ, क्योंकि मेरे पास भी सारे लिमिटेशंस होती हैं। तो संडे की रात 12 बजे तक आपको सारी की सारी लैब्स अपनी 1 टू ऑल जमा करवानी है। सही, आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। और उसी दिन संडे की रात 12 बजे तक ही आपका सीईपी भी जमा हो सकता है। उसके बाद नॉट मतलब मंडे से जो वीक स्टार्ट होगा उसके अंदर मैं कोई भी चीज़ आपकी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। बट मुझे पता है कि आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जमा करवा दिया, सो इट इज़ गुड। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो मुझसे बार बार कह रहे हैं कि सर एक्सटेंड कर दें, एक्सटेंड कर दें। तो ये सारी बातें उन लोगों के लिए, ठीक है, मगर जिन्होंने जमा करवा दिया वेरी गुड। सही, तो ये है, ठीक है। चलें फिर आज की क्लास बस एंड करते हैं, और कोई मसला हो तो आप लोग मुझसे स्काइप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। कोई मसला हो तो पूछ लें अगर कोई है सवाल तो। सही, चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।